हेलो नमस्कार, मैं सुहैल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज और इस वक्त में मैं खड़ा हूँ मधुबनी जिला के लखनौर प्रखंड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पद यात्रा पे निकले हुए हैं पीके प्रशांत किशोर जी, और इसी के मद्देनज़र हर गांव विजिट कर रहे हैं। पूरे बिहार में हर गली मोहल्ले और हर तरह की विजिट चल रही है। इसी के सिलसिले में इस वक्त में अभी उनका लखनौर में आज पद यात्रा शुरू होनी है। अभी हम लोग कचवी पंचायत में है, एक स्टेडियम में, जहां आप देख सकते हैं पूरा सजाया गया था। सबसे पहले सुबह में जो है बच्चों को बुलाया गया और उनकी जो है कंपटीशन कराई गई। उसके बाद प्रशांत किशोर जी बच्चों से आकर के रूबरू हुए और होने के बाद जो है बच्चों से समस्या पूछी, क्योंकि वो चाहते हैं कि शिक्षा सबसे पहले, और ज़रूरी भी यही है कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद उन्होंने जो है हम पत्रकारों से जो है वो बात करी और प्रेस वार्ता के दौरान बहुत सारी बातें हुई हैं। इतनी ज़्यादा बात है कि उतनी लंबी बात तो आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उसमें से हम सारांश आपको काट काट के दिखा रहे हैं। आपका यहाँ स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2022 से जन स्वराज अभियान के तहत जो हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की है, उसके आज करीब 14.5 महीने हो गए। इन 14.5 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए हम लोग मधुबनी में पिछले 1 महीने से हैं। करीब 20 दिन हो गए। अभी यहाँ मैं 10, 12, 15 दिन और रहूँगा। पूरे नवंबर महीने में मैं मधुबनी में ही हूँ। अभी तक का जो अनुभव रहा, पूरे जो जिले का अनुभव रहेगा, मधुबनी में जब प्रेस वार्ता होगी तो आपको प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज बताएंगे कि मधुबनी में क्या देखा समझा। लेकिन जो पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है, 3 बातें। सबसे पहले जब पदयात्रा की घोषणा की गई है, तभी बताया गया है कि हर हालत में बिहार में एक नए विकल्प, नए दल की जरूरत है, वो बनाना है। उसको लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि दल को बनाया कैसे जाए और कौन इसको बनाए, ताकि बिहार में एक बेहतर विकल्प आए, बेहतर यहाँ सुविधा हो। उसी को मद्देनजर रखकर 3 पदयात्रा के उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है, जो कि सोच से प्रेरित है, कि राजनीतिक सुधार, आमूलचूल सुधार तभी हो सकता है जब समाज के स्तर पर सुधार हो। अगर समाज में सुधार नहीं होगा तो राजनीतिक स्तर में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं लाया जा सकता। ये मेरा अपना 10 साल का अनुभव है। तो पहला पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आपकी जो समस्या है, आपके बच्चों की जो परेशानी है, वो तब दूर होगी जब आप उन समस्याओं को पर वोट करेंगे। बिहार की सबसे बड़ी समस्या टूटा हुआ रोड नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पलायन नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, वो 5 वर्ष तक इसकी बात करते हैं, इससे परेशान रहते हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो इन बातों को भूलकर जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि लोगों को ये बताया जाए कि अगर आपको तरक्की चाहिए अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों के लिए बेहतरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आपको जिन बातों से परेशानी है, जो बात आप अपने और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, उसके लिए आप वोट करें। इसीलिए सुबह से शाम तक जितने लोगों के हम लोग मिलते हैं, जो सभाएं होती हैं, जो नुक्कड़ मीटिंग में करता हूं, वहां पर आप देखेंगे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं कि आपको वोट जिसको भी करना है कीजिए, लेकिन वोट नेताओं को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर कीजिए। वोट बच्चों के लिए कीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य है कि अगर लोग समझ जाएं, तो लोगों का एक सवाल होता है कि भैया वो तो ठीक है, वोट हमको करना है शिक्षा पर, रोजगार पर, अच्छे लोगों को, अपने बच्चों के लिए, लेकिन वोट हम किसको करें, हमारे पास विकल्प नहीं है। इसीलिए पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों को विकल्प के अभाव में गलत व्यक्ति, गलत दल को वोट न करना पड़े। हम लोग का अपना अनुमान है कि अगर पंचायत के स्तर पर 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा कर दिए जाए, तो पलायन करने के वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। इतने ही लोगों को नए रोजगार की जरूरत है। और तीसरा, हर पंचायत में जो किसानों की अपनी आमदनी है, जैसे यहाँ भी सुबह में मैं बात कर रहा था, लोग बता रहे हैं लखनौर में किसी जमाने में मखाने की बड़ी खेती होती थी, आज वो बंद हो गई, अब लोग मछली कर रहे हैं। इसी तरीके से पान की खेती होती थी, वो बंद हो गई। यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज नहीं होने की वजह से आज 20 वर्ष से लोग एक पूरे प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज की मांग कर रहे हैं।
तो हर पंचायत की हम लोग योजना ये भी बना रहे हैं कि क्या करने से लोग, जो खेती करने वाले लोग हैं, वो खाने के बजाय कमाने के लिए खेती करें। तो ये पूरा पदयात्रा का उद्देश्य है, लोगों को समझाना, तैयार करना कि भाई आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट करें। विकल्प के अभाव में उनको, गलत लोगों को न वोट करना पड़े, इसलिए नया एक विकल्प बना कर देना। और साथ में बिहार के विकास की एक जमीनी स्थिति को समझकर विकास की एक ऐसी योजना बनाना ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। जहाँ सोन कैनाल का पानी पहुंचा है वहां पर सिंचाई की सुविधा है। रोहतास में बाढ़ नहीं है, लेकिन वहाँ सूखे की समस्या, रोहतास और शाहाबाद का जो एरिया है उसमें 1/3 से ज्यादा जमीन में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। जमीन उतनी ही फर्टाइल है। जहाँ सोन कैनाल से पानी पहुंचा वहां पर कृषक थोड़े समृद्ध हो गए। जहाँ सोन कैनाल का एरिया नहीं है, इंद्रपुरी बैराज का पानी नहीं पहुंचता है, वहाँ सूखे की समस्या आज भी है और किसानों को उतनी ही परेशानी है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरे बिहार की समस्या है। 100 एकड़ जमीन अगर यहाँ कृषि योग्य है तो 50 एकड़ जमीन में बाढ़ की परेशानी है और बाकी के 25% जमीन में या तो जल जमाव की समस्या है या सूखे की समस्या है। तो 100 में सिर्फ 1/3 जमीन ही ऐसी है जहाँ जमीन भी अच्छी है, बाढ़ नहीं आता है और वहाँ सिंचाई की साधन भी है और वहाँ जल जमाव या नदियों के कटाव का मामला नहीं है। स्टूडेंट आ जाए तो एक भी स्कूल नहीं संभलेगा। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। इसको लेकर तो करीब करीब सर्वसम्मति है। किसी भी गांव में जाइए, किसी भी पंचायत जिले में जाइए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ अच्छा बोले। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं रही है। हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमको मालूम है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति कैसी थी। लेकिन पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले, हर जिले में, प्रखंड में 1-2 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आगे आप बढ़ सकते थे। पटना साइंस कॉलेज में पहुंच जाइए, पटना कॉलेज पहुंच जाइए, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज चले जाइए, लंगट सिंह कॉलेज चले जाइए, तो आपका जीवन धीरे धीरे बन सकता था। पिछले 30-35 वर्ष में ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। आपने अभी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, जमीन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। ये उल्ट, ये बात पूरी सच्चाई नहीं। कई लोगों को लगता है, आपको लग रहा है कि भैया यहाँ पर जमीन और बिल्डिंग नहीं है। कई लोगों को लगता है कि शिक्षक समुचित संख्या में नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं, अनुशासित नहीं शिक्षक, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। इन तीनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। बिहार में समता मूलक हुआ यह है कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में हर जगह विद्यालयों के नाम पर बिल्डिंग बना दिए गए। जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ छात्र नहीं है, और जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। आपने कहा कि विद्यालय का बिल्डिंग नहीं है, तो भैया पटना साइंस कॉलेज में तो बिल्डिंग बहुत बड़ा बना हुआ है, कई एकड़ में कैंपस है। आप MS कॉलेज बेतिया जाइए, लंगट सिंह कॉलेज जाइए, सीएम साइंस कॉलेज जाइए, वहाँ जमीन और बिल्डिंग की तो कमी नहीं है। वहाँ पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। फिर वहाँ पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार और समाज, मैं समाज पर भी जोर दे रहा हूँ, सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, सरकार और समाज दोनों ही की प्राथमिकताओं में शिक्षा अब कहीं बचा ही नहीं है। लोगों के नजर में भी विद्यालय जो हैं वो महज साइकिल और खिचड़ी बांटने के सेंटर हैं। जो कॉलेज है वहां से डिग्री बांटा जा रहा है, वहां भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आप भी कॉलेज में नामांकन सिर्फ इसलिए कराते हैं कि हमको BA का MA का डिग्री मिल जाए। पढ़ाई ना कॉलेज में हो रहा है ना स्कूल में हो रहा है। मैं एक लाइन में अगर कहूँ तो स्कूल से यहाँ खिचड़ी बंटना और कॉलेज से डिग्री बंटना, यही बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था है। अभी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के राज में बिहार के शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो लखनऊ में सड़क टूटा हुआ है, बहुत बदहाली है, सड़क बन सकता है, जल जमाव की समस्या का निपटारा हो सकता है। लेकिन अगर बहुत अच्छी सरकार भी आ जाए तो जो 2-3 पीढ़ियां
इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब उसको जीवन में कोई सुधार नहीं सकता है। उसको पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा, पूरे जीवन उसको मजदूरी करना पड़ेगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में, उनकी सोच में शिक्षा है ही नहीं। आपने कहा इसको सुधारेंगे कैसे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में शिक्षा को सुधारने के लिए जो पूरा विश्व भर में अनुभव लोगों को है, जो लोग ये बता रहे हैं, उससे उस सोच पर आधारित हम लोगों की सोच ये है कि बिहार में हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय, हर बच्चे तक स्कूल और शिक्षा पहुंचाने के बजाय बच्चों को अच्छी शिक्षण संस्थाओं में पहुंचाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का अपना अध्ययन ये है कि हर प्रखंड में बिहार में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सेवा दे दी जाए, तो हर बच्चा 15 से 20 मिनट में अपने घर से जाकर उस विद्यालय में पढ़ाई करेगा और वापस बस से घर आ सकता है। आप शहरों में देखते हैं, आपके बच्चे स्कूल बस से ही जाते हैं, आपके घर के बगल में तो स्कूल नहीं है, लेकिन आपका बच्चा स्कूल बस से जाता है, वहां पढ़ाई करता है, वापस आता है। तो अभी जो बिहार का शिक्षा बजट है वो करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हर साल का है। एक अनुमान ये है कि अगर इसका 1/3 पैसा नए शिक्षण संस्थाओं को बनाने में, जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हो, अगर 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार में हर साल हर प्रखंड में एक ऐसे विश्व स्तरीय विद्यालय को बनाया जा सकता है। तो ये एक दिन में अब सुधारा नहीं जा सकता है। मेरी सोच ये है कि हर साल एक विद्यालय, लखनऊ में एक विद्यालय ऐसा बने जो विश्व स्तरीय हो, जिसका बजट 300 करोड़ रुपया एक विद्यालय का बनाने में लगाया जाए। 5 साल अगर आप इसको करेंगे तो लखनऊ में 5 विद्यालय हो जाएंगे। फिर उसको बसों के श्रृंखला बनाकर स्कूल बसों के माध्यम से बच्चों को वहां लाया जा सकता है। अगर आपको ये बता दिया जाए यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक विश्व स्तरीय विद्यालय है, तो आप अपने बच्चे को साइकिल पर बैठाकर, कंधे पर बैठाकर भी वहां ले जाइएगा, बजाय इसके कि आपके घर के बगल में स्कूल है जहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, खाली खिचड़ी बटा रहा है। इसके पीछे सोच यह है कि दुनिया भर में ये चीज करके देखा गया। अगर आप हर गांव में स्कूल बना भी दें, बिल्डिंग एकदम बेस्ट वर्ल्ड क्लास बना दें, तो भी वहां शिक्षक रहेगा ही नहीं, क्योंकि शिक्षक को अपना परिवार भी रखना है। शिक्षक के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसको दवा डॉक्टर भी करना है, वहां बिजली होना चाहिए, सड़क होना चाहिए। इसीलिए इसी राज्य में हमने देखा नेतरहाट विद्यालय सरकारी विद्यालय था, तो अगर एक नेतरहाट विद्यालय से आज हजारों की संख्या में लोग IAS IPS बने हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए अगले 5 वर्ष में, तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन विद्यालय का स्तर नेतरहाट का होना चाहिए। जो बजट की बात मैं कर रहा हूँ, 300 करोड़ रुपया अगर एक विद्यालय पे खर्च करेंगे बनाने में, तो उस करीब वो नेतरहाट से भी बेहतर स्तर का स्कूल बनाया जा सकता है। हम लोग की सोच ये है कि हर गांव में विद्यालय बनाने के बजाय हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बनाए जाएं, और उन विद्यालयों की वो क्षमता हो, उन विद्यालयों में वो शिक्षक हो, वो गुणवत्ता हो, जिससे पढ़कर लोगों का जिंदगी बदले। अगर इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो आने वाले 10 वर्ष में धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी, और अभी की जो व्यवस्था है इस पर लीपापोती करने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी सरकार आके कह रही है कि शिक्षकों को हम क्लास में, स्कूल में बैठाएंगे, उससे क्या होगा? अभी आप देख रहे हैं, बच्चे आए थे, आप शिक्षकों को अगर दबाव देकर, पुलिसिया डंडा चलाकर विद्यालय में बैठा भी दें, उससे वो पढ़ाएगा थोड़े ही ना। जब तक शिक्षा के प्रति चेतना नहीं होगी, माहौल नहीं होगा, लोग समझेंगे नहीं कि गरीबी से निकलने का सबसे आसान और ताकतवर तरीका शिक्षा है। जब तक समाज और राज्य दोनों मिलकर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता। 67 के बाद, 1967 के बाद बिहार में विकास को लेकर जो गाड़ी थी, जो वो पटरी से उतरी 1967 से। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये ध्यान रहे आपके लिए। कई लोगों को लगता है कि लालू जी आए उसके बाद बिहार बर्बाद हो गया, ऐसी बात नहीं है। लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बने। 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। लालू जी जब आए तो गलती ये हुई
कि उन्होंने कहा कि हमको आर्थिक विकास नहीं चाहिए, हमको सामाजिक न्याय चाहिए। जो लोग भी बिहार की राजनीति को जमीनी स्तर पर समझते हैं, उनको इस बात को मानने में हिचक नहीं रखनी चाहिए कि लालू जी के राज में शुरुआती सालों में सामाजिक तौर पर जो गरीब और पिछड़ा था उसको निश्चित तौर पर कुछ आवाज या बल या सम्मान मिला, इसको मानना चाहिए। लेकिन जिस लालू यादव ने जिस समाज के लोगों को आवाज दी, उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उनको उन्होंने रोजगार नहीं दिया, पूंजी नहीं दिया, उनको उन्होंने जमीन नहीं दिया। बिहार में लालू नीतीश ने कभी भूमि सुधार की बात नहीं की। जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज दिया, उन वर्गों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उनको जमीन नहीं दिया और उनको रोजी रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं की। यही वजह है कि वो लोग, वो समाज के लोग आवाज तो लगा रहे हैं, लालू जी का जय जयकारा करते रहे, लेकिन उनके और उनके बच्चों की जिंदगी नहीं बदली। नीतीश कुमार भी उसी समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता है कि बिहार में रोजगार से बात नहीं बनेगी, शिक्षा से बात नहीं बनेगी, हम 400 रुपया पेंशन देते रहे, सड़क वड़क कहीं बनवा दिया, बस यही है, हम इतना ज्यादा कर दिए। भाई बिहार तो मतलब है ही सबसे पिछड़ा, इसको जीवन भर पिछड़ा ही रहना है, इसमें इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरी परेशानी की वजह यहाँ ये है कि नीतीश कुमार का जो राज है, इसको आप दो कालखंड में बांटिए, एक 2005 से 12-13 और दूसरा नीतीश कुमार का राज 12-13 से लेकर अभी तक। 2005 से 12-13 में नीतीश कुमार के राज में बिहार में कुछ सुधार होता हुआ दिखा। उसकी दो वजह थी। एक तो उससे पहले इतना अंधकार था कि नीतीश कुमार ने एक छोटा दिया जलाया तो भी आपको हमको बड़ा विकास होता लगा। दूसरा, 2005 से 2012-13 में बिहार में एक राजनीतिक स्थिरता थी, एनडीए की सरकार थी और स्थिरता थी, कोई जोड़ तोड़ की बात नहीं थी। लालू यादव की पार्टी करीब करीब खत्म हो गई थी। 12 के बाद से राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर बिहार में शुरू हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा। नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्रीय राजनीति पर प्रादुर्भाव हुआ, उसका बड़ा दिक्कत बिहार में ये हुआ कि जो यहाँ एक स्थिर सरकार चल रही थी वो डगमगा गई। तो आपको हमको लगता है कि नीतीश कुमार पहले महागठबंधन में थे, फिर भाजपा में आए, फिर महागठबंधन में गए, ऐसी बात नहीं है। 2012 से अभी तक नीतीश कुमार 6 अलग अलग सरकार बना चुके हैं 10 वर्ष में। 2012 में एनडीए की सरकार से वो अलग हुए और अल्पमत की सरकार उन्होंने 14 तक चलाई, वो पहला प्रयोग था। दूसरा, 14 में लोकसभा हार गए तो पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को बना दिए साल भर के लिए, वो दूसरी सरकार थी। फिर मांझी जी को हटाकर चुनाव से पहले खुद बने, महागठबंधन बनाकर, वो तीसरी सरकार हुई। फिर महागठबंधन छोड़कर भाजपा में भागे, वो चौथी सरकार हुई। फिर महागठबंधन को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आए, ये 5वां प्रयास है। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, नीतीश कुमार वही हैं, व्यवस्था वही है, लेकिन काम में जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क इसलिए है कि अब उनकी चिंता बिहार की विकास नहीं है, उनकी चिंता है कि मेरी कुर्सी कैसी बची रहे, कभी लालटेन के साथ। ये आपका भ्रम है। आरक्षण संवैधानिक एक व्यवस्था है कि जिन समाज के लोगों के साथ लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो समाज पीछे छूट गए, उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया जाए। मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई आदमी शारीरिक तौर पे दुर्बल है और आप थोड़े मजबूत हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि अगर घर से आप निकल रहे हैं, अगर घर में परेशानी है, घर से बाहर जाना है, तो जो दुर्बल है उसको अपने कंधे पर बैठाकर, गोद में बैठाकर हम लोग ले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो दुर्बल व्यक्ति को खाना ही ना मिले, अगर वो आदमी के शरीर पर कपड़ा ही ना हो, तो उसको आप गोद में भी हाथ पकड़ के भी कैसे बढ़ाइएगा। जरूरत आरक्षण जितनी है, कम है, ज्यादा है, वो अलग बात है, वो वैधानिक विषय है, सुप्रीम कोर्ट को उस पर निर्णय देने दीजिए। जरूरत इस बात की है कि आरक्षण चाहे 50 हो या 75, क्या इन समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं? अगर उस अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का बच्चा 5वां क्लास ही नहीं पढ़ रहा है, तो आरक्षण का लाभ उसको मिलेगा कैसे? आरक्षण का लाभ लेने के लिए भी पढ़ाई तो होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि लालू जी ने जिस समाज को आवाज दी, वो दावा करते हैं कि हमने अति पिछड़ों को, पिछड़े समाज के लोगों को आवाज दिया। हम तो मानते हैं कि हाँ भाई आपने आवाज दिया, लेकिन आवाज देने से तो नारा लगेगा,
आपने उन बच्चों के पढ़ाई के लिए तो कुछ नहीं किया, आपने उन बच्चों के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, उनको पूंजी नहीं दी। तो आरक्षण और आरक्षण के नाम पर हल्ला कराना, नारा लगवाना एक बात है, और समाज में सही मायनों में सुधार की जो बात है वो अलग है। अगर आप तमिलनाडु का द्रविड़ियन मॉडल देख लीजिए, जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण है, लेकिन तमिलनाडु में आरक्षण से ज्यादा वहां के बच्चों के पढ़ाई पर 100% लिटरेट लोग हैं। वहां पर जिन लोगों ने आरक्षण की बात की, उन्होंने सबसे पहले स्कूल में बच्चों को लाने और अच्छी शिक्षा की बात की। आरक्षण का लाभ तो तभी मिलेगा जब आप पढ़ाई करेंगे। तो ये लालू नीतीश, ये देखिए, ये आरक्षण वगैरह किसी को नहीं देना चाहते हैं। इनका ये क्या है, राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है नीतीश कुमार का। अब एक अंतिम पासा फेंक कर नीतीश कुमार ने देख लिया कि जाते जाते समाज को बांटकर किसी भी तरीके से हमारा एक बार किसी तरह नाव पार लग जाए। मैं आपको जितनी राजनीतिक समझ हमको थोड़ी बहुत है, आपको दावे के साथ कह रहा हूं, लिख कर दे देता हूं। और मैं ये रोज रोज बात नहीं कहता हूं। जीवन में मैंने एक बार बंगाल के लिए ये बात कही थी कि पूरा देश चाहे कुछ भी कह ले, भाजपा को 100 सीट बंगाल में नहीं आएगा, और भाजपा को आया 77। मैं आपको लिख कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को लोकसभा के चुनाव में, नीतीश कुमार को, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, जदयू को 5 सीट नहीं आएगा। अगर 5 सीट भी आ जाए तो हम पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर अपनी गलती के लिए माफी मांगने को तैयार है। इस आदमी का, नीतीश कुमार उसके संयोजक हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के चेहरा हो जाएंगे। कहाँ गए? हम उस दिन भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, अरे भाई नीतीश कुमार को पूछ कौन रहा है? तो खुद अपने बैठकर 4 चाटुकारों के बीच कभी संयोजक बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन जाते हैं। जरा आप लॉजिकली सोचिए कि अगर इंडिया अलायंस में कल संयोजक बनना हो, नेता बनना हो, तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। कांग्रेस छोड़कर इनको क्यों बनाएगी? मान लीजिए कि यह तय हुआ कि भाई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरे साथी दल का बनेगा, तो दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। तो सबको छोड़कर 42 विधायकों वाले नीतीश कुमार को क्यों बना दिया जाएगा? ना, और विधायकों और एमपी की बात छोड़ दीजिए ना, इनकी कोई छवि है, उस राज्य के नेता हैं जो देश में सबसे पिछड़ा है। तो पूरे देश के लोग ये क्यों मान लेंगे कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य का मुख्यमंत्री हमारा नेता बन जाए? जो अपना राज्य नहीं सुधार सका वो देश को कैसे सुधार देगा? रहे हैं कि जीडीपी में तो देश में सबसे आगे जो 2-3 राज्य हैं उसमें बिहार की गणना है। अब ये दिखाता है कि जब आप स्कूल में, विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे तो आपको यही समझ में आएगी बात। जीडीपी में बिहार का नंबर है 28। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि जीडीपी ग्रोथ में हम लोग 2-3 टॉप के स्टेट में हैं। तो भाई साहब को जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी में फर्क ही नहीं मालूम है। हमने ये कहा कि भाई यहाँ के सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, 5-7 दिन क्लास करके टीचर से, विशेषज्ञों से बात कर ले, उसके बाद कैमरे पर आकर बिना कागज देखे हुए खाली ये बता दे कि जीडीपी होता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। अगर ये तेजस्वी यादव बता देंगे तो कल से हम तेजस्वी यादव को नेता मानकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे। 10 दिन का अवसर दे रहे हैं, जिसको भी आप बुलाकर पढ़ना है पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि जीडीपी क्या होता है, इसकी गणना कैसे होती है और बिहार में जीडीपी की स्थिति क्या है। ये चीज अगर कैमरे पर महानुभाव बता दें तो हम उनका झंडा कल से लेने को तैयार है। वही आदमी इस राज्य के का नीति नियंता है, तो क्या होगा इस राज्य की दुर्दशा? तो इसके लिए कोई बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। जब आप और हम ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व देंगे जिसको ये पता ही नहीं है कि जीडीपी होता क्या है। इससे पहले हमने बोलचाल की भाषा में एक चीज बताया था, सेमीकंडक्टर एक चीज होती है। देश में कुछ साल, अभी 2 साल पहले, पिछले वर्ष सेमीकंडक्टर की एक यूनिट जो लग रही थी महाराष्ट्र में, उसको गुजरात में शिफ्ट करने की बात हुई। बड़ा देश में हल्ला हुआ कि भैया महाराष्ट्र में वो लग रही थी, वहां पर सरकार जब गिर गई तो उसको हटाकर गुजरात में किया गया। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने के लिए करीब करीब $20 बिलियन, मतलब 20 बिलियन, 1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ रुपया, 1,60,000 करोड़ रुपए का खर्च है। लगाने के लिए उस समय वेदांता की बात चल रही थी, अनिल अग्रवाल जो बिहार के ही हैं।
जब वो यूनिट कभी भी बनेगी तो उसमें कम से कम 15 से 20% लोग बिहार के इंजीनियर उसमें काम करेंगे। कभी आपने बिहार में सुना कि भाई हम लोग यहाँ लग नहीं सकता, इतना आसान नहीं है, देश में नहीं है तो बिहार में कैसे लगेगा। लेकिन कभी बिहार में आपने इसकी चर्चा सुनी कि भाई सेमीकंडक्टर का भी फैक्ट्री महाराष्ट्र में लग रहा है, गुजरात में लगाने की बात हो रही है, तो बिहार में क्यों नहीं? लगाने वाला तो बिहार का आदमी है। तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि भाई पूरे कैबिनेट को बैठा लीजिए, नीतीश कुमार जो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं भी, उनको भी बैठा लीजिए, उनसे खाली ये पूछ लीजिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। जब यहाँ के नेताओं को यही नहीं पता है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो उसकी फैक्ट्री कैसे लगेगी और फैक्ट्री लगाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा, कैसी नीति बनानी पड़ेगी, ये कैसे आप आशा रखते हैं। तो बिहार में तो भाई जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता है। नेता वो है जिसको भाषा का, विषय का ज्ञान ना हो, जो जितना बड़ा लखेरा है, जितना बड़ा बेवकूफ है, वही इतना बड़ा नेता है। उसी को आप और हम नेता बताते हैं, और फिर हम और आप कहते हैं कि बिहार में तरक्की नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। अगर कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए तो आप और हम ही कहते हैं कि अरे बिहार में ही नहीं चलेंगे, कि बिहार में ऐसा आदमी थोड़े चलेगा। उसका हम लोग घर में बैठ के मजाक उड़ाते हैं। आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप अपनी किस्मत पर हंस रहे हैं, अपनी किस्मत का मजाक उड़ा रहे हैं। वो अच्छा आदमी, जब एक अच्छा आदमी हारता है तो 100 अच्छे लोगों की हिम्मत टूटती है, वो राजनीति में नहीं आता है। और यही दुर्दशा है कि इस कुचक्र में बिहार पड़ा हुआ है। चोरी कहाँ नहीं है? किस राज्य में नेता झूठ नहीं बोल रहा है? किस राज्य में नेता चोरी नहीं कर रहा है? लेकिन जितनी कुव्यवस्था, जितनी इस कुचक्र में बिहार के लोग पड़े हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज की ये मानसिकता है, जहां आप अच्छे लोगों को देखकर हंसते हैं और जो जितने लखेरा बदमाश है उसको आप अपना नेता बनाते हैं। तो भैया बबूल बोइएगा तो आम खाने को तो मिलेगा नहीं। यही बिहार की नियति है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा, आप और हम इस बात का संज्ञान नहीं लेंगे, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। और इसी दशा में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग के बच्चों को भी ऐसे ही जीना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में इस वक्त क्या है, लालू जी क्या, मोदी जी क्या और नीतीश जी का कैसे क्या, हर सवाल जो आपके मन में चल रहा है वो सवाल भी पूछी गई और उसका जवाब भी देते हुए प्रशांत किशोर नजर आए। और आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा काफिला उनके साथ चलने को तैयार है। आज 8 किलोमीटर का उनका ये सफ़र लखनऊ में होनी है और यहाँ पहुँचे हुए कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका उन्होंने विनम्रता से अच्छी जवाब और बेहतर जवाब नहीं दी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हर सवाल का खोल के जवाब देते हुए नजर आए। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक अपने आप को एक नई टीम की तरफ देख रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि पूरा बिहार चाह रहा है और बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार आज तक जो है जात पात के नाम पर इस तरह की जो वोटिंग्स कुछ दिनों से शुरू हो गई है, ये वोटिंग होती है और यहाँ पे कोई शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर रोज़गार के लिए वोट देते ही नहीं है। आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सुहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में लखनऊ से मिलते अगले खबर में। नमस्कार।